हाँ बेटा, is it audible to all of you? Yes, sir. Yes. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे डॉपलर इफेक्ट पे, कुछ पॉइंट बचे हैं, जरा ध्यान से समझना, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे कहें अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी एक सोर्स है, यह है हमारा हॉरिजॉन्टल रोड और ये है क्रॉसिंग, इसके परपेंडिकुलर एक रोड, ये हॉरिजॉन्टल रोड है और इसके परपेंडिकुलर एक रोड है, और ये डिस्टेंस अभी तक जो हम बात करते थे 30 मीटर 40 मीटर, तो समवेयर हम यहाँ पे कहते हैं इसको इट इज एट ए 300 मीटर, ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे 300 मीटर है और वेलोसिटी ऑफ साउंड के कंपेरेबल है। 3 मीटर 30 मीटर 10 मीटर 20 मीटर, तो उसको हम टाइम, जब भी डिस्टेंस कहीं पे ऑब्जर्वर या सोर्स के बीच में बात की जाए कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, सपोज अगर ऐसा दिया है या ऐसा कहा जा रहा है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, मतलब साउंड वेव ट्रेवल करने में जो टाइम लेगा बहुत कम लेगा, तो फिर हम डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते और ये कहते हैं कि जहां कहीं पे भी सोर्स होगा, ध्यान देना बात को, जहां कहीं पे सोर्स होगा, जहां कहीं पे सोर्स होगा और ऑब्जर्वर कहीं पे होगा, तो जो ये एमिट करेगा साउंड वेव, तो डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा जब इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। और साउंड वेव की स्पीड हम कहें 340 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस है 20 मीटर 10 मीटर 15 मीटर, तो वो हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, तो वी आर कंसीडरिंग कि सेम जो यहाँ पे एमिट किया वही यहाँ पे पहुंच रहा है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है, सपोज सोर्स जो है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम सोर्स इज देयर, साउंड सोर्स, और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी सोर्स सपोज 200 मीटर पर सेकेंड, और ये जंक्शन पॉइंट हम कह रहे हैं बी और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज given velocity of sound that is equal to 250 मीटर पर सेकेंड। मान लिया हमने कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, नहीं तो जो दिया जाएगा वही लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन में इट इज कंटिन्यूअसली एम्प्टिंग ए फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, सोर्स इज कंटिन्यूअसली एम्प्टिंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। अब ये कहा जा रहा है व्हेन सोर्स विल बी रीचिंग एट पॉइंट बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड एफ डैश by O when source will be at B। जब B पोजीशन पे सोर्स होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व करेगा, कौन ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर, पहला पार्ट। दूसरा पूछा गया है when actual frequency is observed by observer, when frequency observed by observer is frequency observed by observer, when frequency observed by observer
will be 1000 hertz, मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है, then find distance of source from B। ये दो पार्ट पूछा गया। क्या पूछा गया है कि जब ये सोर्स का पोजीशन लोकेट कर दिया जा रहा है, जब कहा जा रहा है सोर्स बी पॉइंट पे पहुंचेगा सोर्स, उस समय पे ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व करेगा। दूसरा कहा जा रहा है जब ये फ्रीक्वेंसी दिया है कि व्हेन ही इज ऑब्जर्विंग फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी whatever is emitted by source that is 1000 hertz, जब ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा 1000 hertz, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम पॉइंट बी। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब हुआ कि जब ये बी पे पहुंचेगा, तो देखो यहाँ पे समझो बात को ध्यान से, जब ये बी पे पहुंचेगा तो यहाँ पे हम कहें कि कंटिन्यूसली सोर्स इसके पहले यहाँ कहीं रहा होगा, तो ये साउंड सोर्स एमिट कर रहा होगा हर एक डायरेक्शन में, यहाँ से एमिट किया होगा, फिर यहाँ से एमिट किया होगा, फिर यहाँ से एमिट किया होगा। भाई जो ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा उसी की हम बात कर रहे हैं, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. तो जब बी पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसके पहले ही कहीं एमिट किया होगा, वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ना ये। जब बी पे पहुंचेगा तो बी पे ये साउंड वेव एमिट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हर एक डायरेक्शन में साउंड वेव एमिट करता है, लेकिन ऑब्जर्वर जिधर होता है हमें कंसीडर उधर करना है। ये है सोर्स और ऑब्जर्वर कहीं पे, यहाँ कहीं पे है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो साउंड वेव जाएगी वही तो ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर, तो हमें फिर कंसीडर करना पड़ेगा ये साउंड वेव। समझ में आया बात? Yes, sir. तो जब ये ओ पॉइंट पे है, जब ये ए पॉइंट पे है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जब ये पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे बेटा दिखा रहे हैं कि कहीं पे मान लेते हैं कुछ टाइम पहले ये यहाँ पे एमिट किया होगा। लेट t1 टाइम बिफोर ही हैज एमिटेड एट पोजीशन ए, जो यहाँ पे ध्यान से समझना, लेट एट टाइम t1 source has produced frequency f 1000 hertz at time t1, source has produced f is equal to 1000 hertz before reaching at b पे पहुंचने के t1 टाइम पहले इसने प्रोड्यूस किया, और जो ये इसने प्रोड्यूस किया वही ये ऑब्जर्व कर रहा होगा। कौन ऑब्जर्व कर रहा होगा? यहाँ पे इसने जो एमिट किया साउंड वेव वही डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचा, वही ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे हमारा कहने का मतलब साउंड वेव जो दिखा रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पे इसने एमिट किया वही ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब कि साउंड वेव जो ट्रेवल की इस डायरेक्शन में जितने टाइम t1 में, उतने टाइम में सोर्स ट्रेवल किया डिस्टेंस a टू b, तो 200 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी है, बी तक पहुंचने में क्या कह दोगे, 200 इंटू टाइम t1। समझ में आ रही बात सबको? और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AO। साउंड की वेलोसिटी क्या है, 250. 250 दिया है, 250 दिया है क्वेश्चन में गिवन। इसका मतलब हो गया कि AO डिस्टेंस 250 इंटू t1। अब हम ये t1 टाइम पहले बता सकते हैं, इसका मतलब जहां पे कंटिन्यूअस एमिट कर रहा है, तो जो पर्टिकुलर लोकेशन पे एमिट किया होगा सोर्स, वो ये जो ऑब्जर्व करेगा उस टाइम पे हम इसका लोकेशन बता सकते हैं अगर t1 पता लग गया, क्योंकि t1 टाइम बाद ये बी पोजीशन पे पहुंच गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 200 t1 और ये हो गया 250, AO इज 250 t1।
250 T1, तो 250 T1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 T1 होल स्क्वायर प्लस 300 होल स्क्वायर। यहाँ से T1 की क्या वैल्यू आएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 450 T1 इंटू 50 T1 इज इक्वल टू 300 इंटू 300। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। थोड़ा सिंपल सॉल्व करने के लिए थोड़ा आसानी कर दिया। तो ये कैंसिल हो गया, 6 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 9 6। तो यहाँ पे हम कहेंगे 9 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो T1 स्क्वायर इज 4, तो T1 आ गया 2 सेकेंड। अब टाइम निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि T1 टाइम पहले ही एमिट किया होगा, 2 सेकेंड हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये 400 मीटर जब रहा होगा बी पॉइंट से, ए बी का डिस्टेंस 4 मीटर रहा होगा, तब इसने एमिट किया। समझ में आ रहा है बेटा सबको? बोलो। Yes, sir. यहाँ तक समझ Yes, में आ रहा? सोमिल, दिव्यम, भाव, हर्षित, बोलो। yes, sir. तो इसका मतलब हो गया कि ये जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, T1 की वैल्यू आ गई, T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस जो आ गया, ये डिस्टेंस आ गया आपका ये पूरा डिस्टेंस लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस आ गया बेटा यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर, ये दिया है 300 मीटर, और ये भी आ गया आपका 500 मीटर। तो इसका मतलब ये इस पोजीशन पे रहा होगा, तो जो ये एमिट किया होगा, अब ये एंगल थीटा बता सकते हो। थीटा क्या आ जाएगा? देखो VS है, ध्यान से देखना, VS यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, VO 0 है, ये एंगल थीटा है। तो VS cos थीटा हम कहेंगे, VS cos थीटा एक कंपोनेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सोर्स का वेलोसिटी, VS cos थीटा एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, VS sin थीटा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग हमें कंसीडर करना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स इज f। यहाँ पे लिखेंगे f डैश इज इक्वल टू f इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर v minus 0, velocity of sound relative to source v minus vs cos theta। तो ये f डैश आ गया 1000 v, velocity of sound 250 minus 0 upon 250 minus vs की वैल्यू है 200, cos थीटा कितना लिख दोगे? देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड और सोर्स बेसिकली दोनों कंपेरेबल वेलोसिटी है, और ये डिस्टेंस भी है। इसलिए ऐसे केसेस में होगा जब सोर्स की वेलोसिटी कंपेरेबल हो जाए। किसके कंपेरेबल हो जाए? साउंड की वेलोसिटी के। नहीं तो पहले 20 मीटर 30 मीटर लेते थे और साउंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा लेते थे, तो इसका मतलब सोर्स को डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगता था बहुत ज्यादा होता था कंपेयर टू साउंड को। तो हम ये इसलिए ये बात नहीं करते थे, कहते थे जो यहाँ से एमिट किया वही पहुंच जाएगा। ऐसे केसेस में cos थीटा क्या हो जाएगा? 4/5.8। cos theta is 400 by 500, that is 0.8। तो यहाँ पे f डैश आ जाएगा 1000 इंटू 250 अपॉन 250 माइनस 160, 250 माइनस 160 दैट इज 90। अप्रोक्सीमेट कितना आया f डैश? 2777. 2777 हर्ट्ज, यही आया। Yes, sir. तो ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। अब
ये ऑब्जर्व करेगा जब ये सोर्स कहाँ पे होगा, बी पे होगा, क्योंकि एमिट यहाँ पे कर चुका होगा, वो साउंड वेव यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये थीटा हमें कैलकुलेट किया। अब कह रहा है कि जब ये 1000 हर्ट्ज ऑब्जर्व कर रहा, तो 1000 हर्ट्ज कब ऑब्जर्व करेगा, जब बी पे जो एमिट किया होगा, जो यहाँ पे एमिट किया होगा, ध्यान देना हमारी बात को, जो यहाँ पे एमिट किया होगा सोर्स, जो यहाँ साउंड वेव पहुंचेगा। क्यों बी पे कह रहा हूं, क्योंकि बी पे वीएस इस डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर इधर है कहीं पे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है रेस्ट में, और साउंड वेव वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा वो सोर्स टू ऑब्जर्वर होगा। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस इज एफ, एफ डैश क्या लिखोगे, एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, वी माइनस वीओ, वीओ की वैल्यू हो गई 0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो वीएस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, वीएस ये है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या लिखोगे, VS cos 90 0. 0 हो जाएगा, वीएस कॉस 90 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे v माइनस वी एस कॉस 90, तो ये हो जाएगा 0। तो एफ डैश विल बी एफ इंटू वी माइनस 0 अपॉन वी माइनस 0, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। तो ये एफ कितना है, 1000 हर्ट्ज। तो 1000 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी कब ऑब्जर्व करेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब जब इस पोजीशन बी पे जो एमिट किया होगा साउंड वेव, वो यहाँ पे पहुंचेगा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है साउंड वेव की, 250 मीटर पर सेकेंड है v, और ये डिस्टेंस है s टू b टू o इज 300 मीटर। तो टाइम t1, टाइम टेकन t1 जो होगा वो हो जाएगा 300 मीटर अपॉन 300 मीटर अपॉन 250, 1.2 सेकेंड। 1.2 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगी। उस टाइम पे ये सोर्स आगे मूव करके यहाँ कहीं पहुंच चुका होगा, तो सोर्स कहीं यहाँ पहुंच चुका होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, पॉइंट सोर्स लेना है, बिटवीन बी एस हमें बताना है। ये टी की वैल्यू पूछा गया, तो सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, 200. जिसको एस डैश कह दें, 200 है। तो 200 मीटर पर सेकेंड इंटू 1.2, 240 मीटर। बात क्लियर, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर सबको अच्छे से। Yes, sir. ये भी एक पॉइंट था, ये भी एक पॉइंट था। अब एक चीज और देखो, जब हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात की थी, ध्यान देना बेटा, कोई पॉइंट रहने न पाए, सब आसान है। जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, फिर हम आते हैं सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस। देखो ध्यान से, जब हमने बात की थी, क्या बात की थी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फ्री एंड एंड फिक्स्ड, किया था ना बेटा। तो यहाँ पे देखो कि अगर मान लो हम यहाँ पे कहते हैं फर्क, अगर मान लो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, फिक्स्ड एंड जब हम बात कर रहे थे या फ्री एंड की बात कर रहे थे, तो वहां से टोटली वेव रिफ्लेक्ट हो रहा था, टोटल वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा था। जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा था तो फेस डिफरेंस कितना आ रहा था, 0 रिफ्लेक्टेड वेव में इंसिडेंट वेव के साथ। और जब फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा था तो फेस डिफरेंस कितना आ रहा था अभिषेक, Pi sir. पाई 180 डिग्री। गुड। अब यहाँ पे देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करे, कुछ पार्ट ट्रांसमिट करे, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रूफ में तुम्हें नहीं जाना है, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर तब भी कहोगे तो डिवीजन वगैरह करा ही बता देंगे, कोई उसकी जरूरत नहीं रहती, तो सही है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे तो हम क्या लिख रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, when reflection and transmission both occurs, reflection and transmission
both occurs। तो पहला जो हम केस ले रहे हैं वो ध्यान समझना, कुछ भी डाउट होगा पूछना। फॉर ट्रांसवर्स वेव हम बात बता रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें पहला केस ले रहे हैं, जैसे मान लो ये वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और दूसरा स्ट्रिंग है, जिसकी लीनियर डेंसिटी कुछ ज्यादा। तो μ2 मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे कह दे μ1। टेंशन इन स्ट्रिंग इज T। टेंशन T है। अब यहाँ पे ध्यान देना, टेंशन T का मतलब हो गया कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन विल रिमेन सेम। लेकिन इस पॉइंट पे जो रेड पॉइंट से मार्क कर रहे हैं, पॉइंट P, यहाँ पे देखो P पॉइंट पे क्या हो रहा है कि डेंसिटी जो वायर है उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। अगर हम इसको एक पल्स दे दें इस एंड पे, इसको A कह दें, P न कह के B पॉइंट कह दें, इसको C कह रहे हैं। यहाँ पे एक हमने पल्स दे दिया, T0 पे एक पल्स जनरेट किया, ये इसी स्ट्रिंग को ऐसे हमने प्लग कर दिया। समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही बना दिया एम्पलीट्यूड, कोई बात नहीं। T0 पे इसको प्लग कर दिया तो ये आगे की डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। इसका इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड हम कह दें AI। AI अब हम जहां भी लिखेंगे AI इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। AR लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ET लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉइंट B पॉइंट फिक्स नहीं है, C पॉइंट के बाद तो वेव फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा और वहां से रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तो B पॉइंट न फिक्स है न फ्री है, वहां से डेंसिटी चेंज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर हम कहें कि दूसरा जो ये है स्ट्रिंग, इसमें अगर वेव की स्पीड है v2, ध्यान देना हमारी बात को, इसमें v2 अगर वेव स्पीड है, इसमें है v1, तो v1 हम लिखेंगे अंडर रूट टी, ट्रांसवर्स वेव में वेव स्पीड t1 बाई μ1, और μ1 को और लिख सकते हैं s इंटू रो। s इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बताया था। रो इज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। कभी कभी ये दे दिया जाता है। रो इज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वायर, इसको हम कहेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो कैसे, कोई वायर है, कोई वायर है, समझाने के लिए इतना बना रहे हैं। कोई वायर है, इसका वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है S और लेंथ ले लें 1 मीटर, इसका वॉल्यूम हो जाएगा S इंटू 1, और इसका अगर मास, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम है, रो इज m/v, kg पर मीटर क्यूब है। तो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मीटर लेंथ का मास आ गया ना, इसी को म्यू कह सकते हैं, kg पर मीटर। तो म्यू की जगह S इंटू रो भी लिख सकते हैं। S इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, S इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं पता लगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, डेंसिटी दिया, फिर आप कहो सर ने तो म्यू बताया था, मास पर यूनिट लेंथ। S इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ V1 T बाई μ1 आ गया, V2 आ जाएगा सेकेंड स्ट्रिंग में T बाई μ2। अब डिपेंड करेगा μ1 μ2 पे। इफ μ2 इज ग्रेटर देन μ1,
तो V2 विल बी लेसर देन V1। इसका मतलब हो गया कि जो जिस मीडियम में जब वेव पल्स एंटर कर रही है, ध्यान देना यहाँ, अगर उस मीडियम में स्पीड कम है, उस मीडियम में स्पीड कम है, तो हम कहेंगे कि ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा, तो होगा क्या, जब V2 की वैल्यू V1 से कम है, तो ये हमारा स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, और यहाँ पे है वेव पल्स। जब वेव पल्स है, ये आगे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होगा, इसका जो ट्रांसमिशन होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो जब यहाँ पे V2, इसमें वेव स्पीड है, इसमें है V1, V2 इज लेसर देन V1, इट विल बिहेव लाइक ए डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, टेंशन तो है ही है, टेंशन तो T रहेगा ही, तभी तो वेव की स्पीड होगी। तो ये जंक्शन पॉइंट पे देखो ध्यान से, जंक्शन पॉइंट पे क्या होगा कि अगर V2 की वैल्यू कम है, ट्रांसमिटेड वेव विल बी ऑलवेज, ट्रांसमिटेड वेव विल बी ऑलवेज इन सेम फेज, transmitted wave will be always in same phase, transmitted wave will be always in same phase। इस ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड हम कह रहे हैं 80। अब जब V2 की वैल्यू कम है, तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, रिफ्लेक्टेड वेव, उसमें फेज डिफरेंस आ जाएगा, उसमें फेज डिफरेंस आ जाएगा 180 का। कब होगा, जब V2 की वैल्यू लेस देन V1 है। और ये जो होगा, इसको हम कहेंगे, इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड, और ये हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। इनमें रिलेशन क्या होता है, देखो ये हम बता देंगे, इसका डेरिवेशन भी, वैसे कभी सब आता नहीं है, न कहीं पे कोई बताता जो सही बात। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे कि वी, जो लिखोगे यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव 80, 80 बेसिकली ये आ गया हमारा, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड 80। तो जब 80 लिखोगे, 80 की वैल्यू आएगी ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, इट विल कम टू V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये याद रखना है। ड्राइव करने तो आएगा नहीं, न्यूमेरिकल आता है एडवांस में। AR जो लिखोगे, रिफ्लेक्टेड वेव लिखोगे, वो लिखोगे V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2, ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि जब V2 की वैल्यू V1 से कम होगी, तो AR अपने आप निगेटिव आ गया, मतलब वो ध्यान तुम्हें, वो तो हमने बता दिया कि 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, बाकी तुम्हें जरूरत नहीं है। 80 अपने आप निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव मतलब AR, AR यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। इफ V2 इज लेसर देन V1, AR विल बी निगेटिव, ये निगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रही बात सबको, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा हो, बी केस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, हम जो बात कर रहे हैं एडवांस के। तो अगर हम कहें कि ये जो है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और दूसरा स्ट्रिंग ये है, और यहाँ पे एक वेव पल्स जनरेट किया गया, यहाँ पे एक वेव पल्स जनरेट किया हमने, इसको कह दें AI, AI इसका एम्पलीट्यूड कह रहे हैं AI। तो यहाँ पे स्पीड V1 है, इसमें V2 है, ये μ2 मास पर यूनिट लेंथ, ये μ1 है।
mu2 is lesser than mu1, mu2 is lesser than mu1, तो ऑब्वियसली v2 will be greater than v1। तो ये पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन होगा, ये पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन होगा, अब कहानी ये हो जाएगी कि जो वेव यहाँ पे जा रही है, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरीके से। रिफ्लेक्टेड वेव इधर रिफ्लेक्ट करेगी, इसमें देखो सेम फेस में है। और ट्रांसमिटेड वेव जो होगी, ट्रांसमिटेड वेव वो तो सेम फेस में होगी। तो इसमें टेंशन टी है ही है, टेंशन टी है। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पे स्पीड था v2, इस मीडियम में था स्पीड v1, और ये पॉइंट था a, ये पॉइंट था b, ये पॉइंट था c। अब अगर हम कह दें कि इसको ट्रांसमिटेड वेव का 80, इसको हम एम्पलीट्यूड कहें AR, तो अगेन 80 विल बी इक्वल टू 2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ए रिफ्लेक्टेड हम कहेंगे v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2। देखो v2 ग्रेटर है, v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 इज, तो ये पॉजिटिव आ गया, रिफ्लेक्टेड पॉजिटिव आ गया ना बेटा। बोलो यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अब इस पे डेटा मैं दे रहा हूँ इसलिए इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब हमें मतलब वैसे हम अपनी तरफ से देंगे तो फिर थोड़ा सा इधर उधर का डेटा आएगा। अब अगर इस पे हम आए हुए क्वेश्चन की बात करें पुराने, ये बात हो गई। हाँ, साथ में ये तो हमने किसके लिए बताया, ट्रांसवर्स वेव के लिए। अब यहीं पे देख लो बेटा, यहीं पे देख लो, कुछ नहीं है, सब आसान। फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव लिख लो, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव केस 1। अब ये अगर मान लो दो मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2। अब मीडियम 2 को अगर हम कह रहे हैं डेंसर मीडियम, सपोज दिस इज डेंसर मीडियम, यह है रेयरर मीडियम। तो ऑब्वियसली स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या लिखते हैं, अंडर रूट गैसेस में बी बल्क मॉडुलस अपॉन रो बताया था। रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, क्या लिखा था, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर डेंसर मीडियम किसकी डेंसिटी है, रो2, इसकी डेंसिटी है रो1। इफ रो2 इज ग्रेटर देन, इफ रो2 इज ग्रेटर देन रो1, तो ऑब्वियसली जो वेव स्पीड होगी सेकेंड मीडियम में v2 और इसमें हम कहें v1, इफ b विल बी सेम, या b अलग अलग भी हो, तो मेनली हम क्या कहेंगे, मेनली हम क्या कहेंगे बेटा कि जब हमारा ये b और उस पे रो दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर v2 की वैल्यू, इफ v2 इज लेसर देन v1, v2 इज लेसर देन v1, तो हम कहेंगे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा। देन वी विल से दैट then reflection will occur from denser medium, from denser medium। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई इंसिडेंट वेव है, ये हम कहें AI, जा रही है वेव, तो इसका जो पार्ट कुछ ये ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा स्पीड v2 से। तो डेंसर मीडियम से अगर ये वेव ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा इट विल बी हैविंग फेज डिफरेंस 180 डिग्री, इट विल बी हैविंग फेज डिफरेंस 180 डिग्री, ऐसे ट्रेवल करेगी। इसको हम कहेंगे AR, AR, और ट्रांसमिटेड को हम कह देंगे ET, ET। बात वही रहेगी, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो अगेन AT हम कहेंगे 2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये रिफ्लेक्टेड कहेंगे तो V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 कहेंगे। V2 की वैल्यू कम होगी। इफ V2 इज लेसर देन V1 तो AR विल बी निगेटिव। तो डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्टेड वेव हुआ, ये रिफ्लेक्टेड वेव हुआ, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, इसको कहेंगे ट्रांसमिटेड वेव, इसको कहेंगे इंसिडेंट वेव। दूसरा वही जस्ट रिवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं है। दूसरा केस अगर हम बात करें, केस टू वही रिवर्स हो जाएगा। अगर ये डेंसर मीडियम हो गया, इसको हम कह दें मीडियम 1, इस मीडियम 2, यहाँ स्पीड V2, यहाँ V1। इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 तो हम कहेंगे कि जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, किस मीडियम से हो रहा है, रेयरर मीडियम से। रेयरर, इसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। इसका पूरा नोट्स बना लेना, जरूरी नहीं कि हर जगह मिल जाए। मतलब अब यहाँ पे देखना तो क्या होगा कि अगर जो भी ट्रांसमिटेड वेव जाएगी तो हमेशा ट्रांसमिटेड वेव विल बी इन सेम फेज, ट्रांसमिटेड वेव विल बी इन सेम फेज AT, और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो भी सेम फेज में होगा। रिफ्लेक्टेड वेव विल बी आल्सो इन सेम फेज। तो ये हम कहेंगे ए रिफ्लेक्टेड, और ये होगा इंसिडेंट, ए इंसिडेंट, ए इंसिडेंट। अगेन हम लिखेंगे AT की वैल्यू आएगी, अरे यहाँ बेटा इंटू AI भी होगा, AI इंटू AI भी होगा। ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई ना बेटा, AI इंसिडेंट वेव से मल्टीप्लाई होगा। तो AT जो लिखेंगे ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, दैट इज AI इंटू 2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ए रिफ्लेक्टेड कहेंगे AI इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंटू V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये हो गया AR, ये हो गया AT। तो ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव समझ में आई बात बेटा? Yes. तो ये Yes, बस sir. इतना लर्न कर लेना है, कुछ नहीं। अब देखो जो 10 नंबर क्वेश्चन आया, बताओ इसमें क्या है, बता रहा हूँ। ये एडवांस में पूछा गया। अब देखो टेन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? ये कहा गया कि एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, ध्यान से तुम खुद कर सकते हो, और दूसरा स्ट्रिंग है, ये दो वर्टिकल वॉल में स्ट्रेस्ड कंडीशन, टेंशन इन स्ट्रिंग। ये इसको स्ट्रिंग 1 कहें, इसका दिया 4.8 मीटर लेंथ, 4.8 मीटर लेंथ दिया है। दूसरे को दिया 2.56, एग्जैक्ट हम डेटा भी दे रहे हैं, 2.56 मीटर। और इसका मास दिया है, स्ट्रिंग 1 का मास दिया है, इसका मास M1 दिया है 0.06 kg, इसका मास M2 दिया है 0.2 kg। टेंशन इन स्ट्रिंग गिवन दैट टेंशन in string is 80 न्यूटन।
80 न्यूटन। अब यहाँ पूछा गया है फाइंड, पहला पार्ट यहाँ पे दिया है कि एक पल्स जनरेट किया गया, एक पल्स जनरेट किया गया। कहाँ पे पल्स जनरेट किया गया? एक एंड पे। इस एंड को कुछ भी हम नाम दे दें ए, ये जंक्शन पॉइंट को कह रहे हैं बी, इस पॉइंट को कह रहे हैं सी, इस पॉइंट को कह रहे हैं सी। अब ये देखो 2.56 मीटर 0.2 kg है, तो इसी से हम समझ गए दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग के बारे में बताया गया लेंथ और मास, तो ये हमें समझ में आ गया कि ज्यादा डेंस है, इसका मास पर यूनिट लेंथ बीसी का ज्यादा होगा, इसलिए हमने ऐसे ही बना दिया। अब दिया है कि T0 पे एक एंड ए पे, एक एंड ए पे एक यहाँ पे वेव पल्स जनरेट किया गया जिसका एम्पलीट्यूड है ए इंसिडेंट, दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 centimeter at one end it has been generated at t is equal to 0। एक वेव पल्स जनरेट किया गया है। सेम डिट्टो क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले पार्ट में AR एंड AT, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। दूसरा पूछा गया है टाइम टेकन टू रीच पॉइंट C, टाइम टेकन टू रीच वेव पल्स टू पॉइंट C, ये दो चीजें पूछी गई, तो बता दोगे या नहीं? यस सर। बहुत आराम से बता दोगे। बस तुम्हें क्या लिखना है, मास पर यूनिट लेंथ लिख लो, टेंशन पता है, दोनों में स्पीड आ जाएगा, आ जाएगा ना बेटा? Yes, sir. कुछ नहीं है। 10 नंबर पूछा गया, बताओ क्या है सर? वही हम कह रहे हैं कि ऐसे सब पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछा गया तो और भी आसान था, तो कहीं पे भी उसका डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने कहा कि मतलब लेकिन तब भी रिवीजन टाइम पे बता देंगे, उसकी चिंता न करो। अभी जो जरूरत है देखो अब हम स्ट्रिंग AB में बात करें, हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग AB में। इन स्ट्रिंग AB, इन स्ट्रिंग AB, तो AB में हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू √T बाई μ1। μ1 इज मास पर यूनिट लेंथ 0.06 kg अपॉन 4.8 kg पर मीटर। ये हो गया ना बेटा? तो V1 टेंशन कितना दिया है? 80 न्यूटन अपॉन 0.06 इंटू 4.8, यही हो गया कि नहीं हो गया बताओ? Yes, sir. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आएगी। 80 into 80. इंटू 480 अपॉन 6, 80 इंटू 80 आ गया। देखो V1 आ गया 80 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही, 80 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऐसे वैल्यू दिया जाएगा, को मैथ तुम्हारा नहीं चेक करेंगे यहाँ, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिया जो जाएगा क्वेश्चन में वो इस तरह से रहेगा, फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो इसमें आ गया स्पीड, आ गया आपका V1 आया 80 मीटर पर सेकेंड, और V2 कहोगे √T बाई μ2। √T टेंशन है 80 अपॉन μ2 कितना है बेटा? मास पर यूनिट लेंथ 0.2 अपॉन 2.56, 80 अपॉन 0.2 इंटू 2.56, तो हम V2 लिख सकते हैं सेकेंड स्ट्रिंग में, येलो स्ट्रिंग में स्पीड, ये हो जाएगा 80 इंटू 256 अपॉन 20, तो 20 इंटू 4, ये हो गया √256, तो ये हो गया 4 इंटू 16 होल स्क्वायर, तो V2 आ गया √2 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं V2 विल बी 32 मीटर पर सेकेंड। देखो आसान आ गया कैलकुलेशन। V1 V2 पता लग गया, तो अब बस
हमें क्या बताना है? देखो यहाँ V1 V2 पता लग गया। अब हम कहें यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा रिफ्लेक्टेड, तो देखो यहाँ स्पीड V2 कम है तो ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी, 180 डिग्री फेज डिफरेंस आ जाएगा। या हम वैल्यू लिखेंगे तभी हमें पता लग जाएगा यार। कैसे पता लग जाएगा? ये ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड है और ये है आपका रिफ्लेक्टेड का, ये रिफ्लेक्टेड का है। तो यहाँ पे हम कह दें AT इज इक्वल टू AI इंटू 2V2 अपॉन V1 प्लस V2। कितना आ जाएगा? AI 3.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। अगर V2 V1 हम सेम यूनिट में लेंगे तो 2 इंटू 32 अपॉन 80 प्लस 32 कितना आया बेटा? ये अप्रोक्सीमेटली ये रिफ्लेक्टेड लिखेंगे AI V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2। AI 3.5 है, V2 32 है, माइनस 80 अपॉन 80 प्लस 32। तो ये निगेटिव आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट कितना आया बताओ दोनों को जल्दी से। 80 नियरली 2 आ रहा है, है 2 आ रहा है 80। 80 आ रहा है 2, ये 2 सेंटीमीटर आ गया। देखो 3.5 सेंटीमीटर यूनिट का ध्यान रखना, ये मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। जो एम्पलीट्यूड लिखा गया वही सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना आया 0.75 है? माइनस कितना आया 1.5, हाँ सर, -1.5। माइनस 1.5 सेंटीमीटर आ गया। ये रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड, ये ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड आ गया। अब पूछा गया है कि टाइम टेकन टू रीच दिस वेव पल्स फ्रॉम A टू C। A टू B बेटा ये पहुंचेगा विद स्पीड V1 और B टू C पहुंचेगा, जो ट्रांसमिटेड वेव है वही पल्स पहुंचेगा B टू C V2 स्पीड से। तो टाइम टेकन के लिए हम कह सकते हैं टाइम टेकन इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 क्या लिख दोगे? 4.8 अपॉन V1 प्लस इसमें जो ट्रांसमिटेड वेव पल्स जा रही है विद स्पीड V2 जा रही है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2.56 बाई V2। तो ये आ जाएगा 4.8 अपॉन 80 प्लस 2.56 अपॉन 32। अप्रोक्सीमेट कितना सेकंड आ गया बेटा? अप्रोक्सीमेट कितने सेकंड आ गए? 0.14 हाँ सर, 0.14। 0.14। देखो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं, सब आसान हो गया ना। तो ये बात हो गई तुम्हारी। रिफ्लेक्शन हो चाहे ये वेव कोई भी हो, कोई भी वेव हो, मतलब कोई भी वेव, मतलब वेदर इट्स ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों केस में बता दिया। और ट्रांसमिटेड वेव हमेशा सेम फेस में होंगे। जब जहां पे ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा हो, जहां पे ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा हो, उस केस के लिए बात कर रहे हैं बेटा। तो जहां पे केवल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे फ्री एंड फिक्स्ड इन, उसकी कहानी हमने अलग बताई। ठीक है, अब मेन स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब ये सब टॉपिक जितने पढ़ा दिए उसके कहीं से भी करो यार, एडवांस मेंस कहीं से भी क्वेश्चन दिख जाए 100% मैं श्योर हूं कर दोगे। जहां तक जो बात बता दिया है, जो भी चल रहा है, जो भी होना है वो खत्म हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन करो। ये सब स्कोरिंग चैप्टर है, इसके क्वेश्चन 100% करने हैं।
देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है? क्या होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव? बेसिकली इन ए मीडियम, इसका मतलब पहले समझो। इन ए मीडियम टू और मोर देन टू वेव कैन ट्रेवल एट ए टाइम। In a medium, two or more than two wave can travel at a time. Net displacement of particle in a medium will be vector sum of displacement by individual wave. Net displacement of particle in a medium will be vector sum of displacement by individual wave of that particle is known as superposition of wave. समझ में आई बात बेटा? तो यहाँ पे लिख दो कि रहने दो लिखने को? बोलो। लिख दे रहा हूँ, नोट्स भी बन जाएगा। ये तुम्हारे इन ए मीडियम टू और मोर देन टू वेव कैन ट्रेवल, मोर देन टू वेव कैन ट्रेवल इंडिपेंडेंटली तो resultant displacement of particle in medium, resultant displacement of particle in medium will be vector sum of displacement by individual wave. This phenomena is known as superposition of wave. इसको लिखने का तरीका होता है कि अगर वेव y1 xt के टर्म है प्लस इसका वेक्टर सम लिख रहे हैं y2 xt के टर्म है, उसके कारण उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है। ऐसे n वेव अगर है xt के फंक्शन में, nth वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ऊपर लाइन लगा रहे हैं मतलब वेक्टर सम, दैट विल गिव अस y रिजल्टेंट एज ए फंक्शन ऑफ t। मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, दिस विल गिव अस रिजल्टेंट वेव। ये जो देगा यहाँ पे रिजल्टेंट वेव, दैट इज फर्स्ट वेव, this is second wave, displacement by second wave of that particle, this is displacement by nth wave। सबका जब वेक्टर सम करेंगे तो we will get displacement of resultant। नेट डिस्प्लेसमेंट हमें उस पार्टिकल का मिलेगा जो n इंडिविजुअल वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, उनका वेक्टर सम करने के बाद। दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब इसका एक पर्टिकुलर केस हुआ, उसको हमें स्टडी करना है, दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस। देखो एक पर्टिकुलर केस इसका आएगा। बेसिकली इसको समझाने के लिए तुम्हें ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा इसका आइडिया ले लो कि जैसे एक वेव है कोई, ये ट्रेवल कर रही है राइटवर्ड, और यहीं पे एक वेव है इसी स्ट्रिंग में, वो ट्रेवल कर रही लेफ्टवर्ड। एक टाइम आएगा कि जब यहाँ पे देखो राइटवर्ड जो वेव जा रही है, इसको हम येलो से दिखा रहे हैं, और जो लेफ्टवर्ड जा रही है उसको हम व्हाइट से दिखा रहे हैं। एक टाइम आएगा ऐसा, एक टाइम आएगा कि जब हम कहेंगे ये जो वेव है, ये वेव ट्रेवल कर रही जो राइटवर्ड, और जो व्हाइट से ट्रेवल कर रही लेफ्टवर्ड। ध्यान देना, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है मान लेते हैं, तो हम इसको डॉटेड दिखा रहे हैं व्हाइट से। एक वेव राइटवर्ड जा रही है, एक लेफ्टवर्ड जा रही है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ध्यान देना,
इनका जो रिजल्टेंट, अगर एम्पलीट्यूड हम कहें ए है, इसका एम्पलीट्यूड कहें ए है, तो इस समय पे रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेव हो जाएगी। ज्यादा बना दिया। इसका रिजल्टेंट वेव ये हो जाएगा। ये हम कहेंगे रिजल्टेंट। तो इसका बेसिकली जो रिजल्टेंट हमने बनाया, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a। इसी को कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, इसी को कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी बात करते हैं। यह सुपरपोजिशन जो हुआ वो कंस्ट्रक्टिव हुआ। अगर मान लो हम कहें कि एक वेव ऐसे ही एक ही स्ट्रिंग में, दिस इज केस 1, अगर हम कहें समझाने के लिए केस 2, एक वेव जा रही है राइटवर्ड, चलो राइटवर्ड को हम लेफ्ट से दिखाते हैं, येलो से दिखाते हैं। ये वेव जा रही है राइटवर्ड और दूसरा वेव है जो 180 डिग्री फेज डिफरेंस में है, ये ट्रेवल कर रही है लेफ्टवर्ड। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अब अगर किसी मोमेंट पे ये वेव यहाँ पे पहुंची और जो लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रही है वो यहाँ पे पहुंची। अब इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ? 0. तो इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा, यहां तक बात करेंगे, ये स्ट्रेट है स्ट्रिंग, इधर स्ट्रिंग स्ट्रेट है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट हम दिखा रहे हैं, तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी। इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है तो स्ट्रेट हो जाएगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ जिधर भी ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जाएगा। अगर एक होता मान लो A1 और दूसरा हम कहें यहाँ पे A2, तब इनका रिजल्टेंट की बात करते, तो कुछ इस तरह से होता। A1 से A2 सब्ट्रैक्ट हो जाता, तब ये रिजल्टेंट होता। समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि A1 ज्यादा है, A1 डिफरेंस A2 हो जाता रिजल्टेंट। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। तो यहाँ पे ये 0 हो गया क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहेंगे। मतलब कि ये दिस इज केस 2। अब देखिए हम आते हैं जनरल, इसके हम अगर कहें भी इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ दैट सुपरपोजिशन। Interference, if two waves are traveling, if two waves have different amplitude, same frequency, same wavelength, are superimposed, देखो, if two waves having different amplitude, same frequency and same wavelength are superimposed, then in result energy of medium is energy, अभी हम बताते हैं, एनर्जी ऑफ मीडियम
विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल एनर्जी अगर कहीं लॉस नहीं हो रहा तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी ऑफ मीडियम विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड दिस redistribution of energy is known as interference. This phenomena कहते हैं, this phenomena is known as interference। अब देखो ध्यान से, मान लो कोई वेव है, जो एक वेव हम यहाँ पे कह रहे हैं साइनोसॉइडल वेव है जो ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड इज ए, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के, वेव नंबर दैट इज हैविंग यूजुअल मीन। तो y हम लिखेंगे y1 लिखेंगे बेटा a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, एक वेव हो गया। अगर हम कहें कि दूसरी वेव जो ट्रेवल कर रही है, उसका अगर हम कहें कि सेकेंड वेव, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया जाए a1 है, एम्पलीट्यूड a1 लिख रहे हैं। दूसरी वेव जो ट्रेवल कर रही है उसका हम एम्पलीट्यूड मान लें a2। सेकेंड वेव अगर हम कहें कि जो ट्रेवल कर रही है उसका हम मान लें कि एम्पलीट्यूड इज a2। कुछ फेस डिफरेंस भी ले लेते हैं इन जनरल। सेकेंड वेव हम यहां से स्टार्ट करते हैं, कोई बता रहे हैं कैसे ये वेवलेंथ वेव स्पीड सब सेम है। अब ये देखो यहाँ पे ये वेव ऐसे जाएगा। सेकेंड वेव अगर हम कहीं पे किसी पार्टिकल की बात करें एक्स डिस्टेंस पे और टाइम टी पे, कोई भी पार्टिकल ले लें जिसका पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और टाइम टी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट इज एप्लीकेबल, वी हैव रिटन दैट y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब यहीं पे देखो बेटा, अगर हम कह दें अब ये वेव यहां से डिस्टेंस x था, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस x था, अगर वही पॉइंट हम यहाँ पे कहीं कंसीडर करें कि इस वेव के कारण क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखोगे? कुछ फेस डिफरेंस आ गया फर्स्ट और सेकंड में, एम्पलीट्यूड सेम है, तो y2 क्या लिखोगे बताओ? y2 विल बी a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5 लिखोगे ना? प्लस या माइनस जो भी कुछ हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी लिख दो, -5 लिख देते हैं, -5 लिख देते हैं। मतलब इन दोनों में फेस डिफरेंस है। दिस इज सेकेंड, दोनों वेव सेम फेस में नहीं है। सेम फेस में होंगे तो फिर 5 0 हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir. तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, उस पार्टिकल का रिजल्टेंट क्या होगा, उसका हम रिजल्टेंट लिखना चाह रहे हैं। ये जो फाई आया, ये बेसिकली फाई कहाँ से आया? अगर हम लिखते ये फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस पता है? देखो लेट, यहीं पे जान लो सब चीजें। लेट इन जनरल y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ये कोई वेव है और हम यहाँ ओरिजिन की बात कर रहे हैं, और ये हम कंसीडर कर रहे हैं कहीं पे भी इस पॉइंट पे कोई पॉइंट P ले रहे हैं, कहीं पे भी ले रहे हैं P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x, y, मतलब ये y डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में इसका है x। तो ये पॉइंट का जो हमें y की वैल्यू आ रही है एट टाइम t,
at time t. K is 2 pi by lambda. Omega is 2 pi by capital T time period. A is amplitude. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब हुआ कि x डिस्टेंस पे किसी टाइम पे जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग पहले कैसे था, स्ट्रेट था, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग था। अब क्या हुआ क्या कि इसको एसएचएम कराना शुरू किए। एसएचएम कराना शुरू किए मतलब इस एंड को ले गए मैक्सिमम, उसके बाद ले आए मीन पोजीशन पे, ये बात हो चुकी है। फिर लोएस्ट मीन पे गए, फिर ये वापस आया, तो एक साइकिल बनाया। ये एक साइकिल बनाएगा तो साइनोसॉइडल एक वेव, सेम एम्पलीट्यूड का एक वेव पल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब ये जो व्हाइट वाली स्ट्रिंग है वही, इतना ज्यादा नहीं होगा स्ट्रेच, लेकिन ये दिखाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। बेसिकली जैसे ये लेंथ है, ये लेंथ है, एक वेव प्रोड्यूस होने का मतलब हो गया, रेड से देखना, ऐसे वेव हो गई। समझ पा रहे हो बात को? अब अगर हम कहें कि x प्लस डेल्टा x पे, मतलब कहीं दूसरा पॉइंट हम q ले रहे हैं, इसको हम कह दें q, डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। अगर हम इसी के पास में इसी टाइम पे बात करें, ये हम कोई पॉइंट q ले लें और हम कह दें कि डेल्टा x है, तो इस q के लिए जब y लिखोगे, q के लिए y लिखोगे एट द सेम टाइम, तो लिखोगे a साइन ओमेगा t माइनस k x प्लस डेल्टा x, लिखोगे ना? Yes, sir. अब देखो, इसी को कह सकते हो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा एक्स। माइनस के डेल्टा एक्स क्या आ गया? माइनस के डेल्टा एक्स, तो के डेल्टा एक्स इज नथिंग बट के इज 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ इनटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लैम्डा मीटर में होगा, डेल्टा एक्स मीटर में है कि नहीं? Yes, sir. अगर डेल्टा एक्स लैम्डा हम कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, मतलब हो गया, ध्यान देना यहाँ पे कि कितना डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये हो गया लैम्डा दोनों के बीच ना, Yes, sir. Yes, sir. ये लैम्डा डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब हो गया कि जो लैम्डा डिस्टेंस पे होगा, ये पी अगर पॉइंट यहाँ पे हम कंसीडर करते तो इनके बीच फेज डिफरेंस क्या होता? जीरो। क्यों जीरो होता? क्योंकि अगर वेव ट्रेवल कर रही राइटवर्ड डायरेक्शन में, हमारी बात को ध्यान समझो, तो कुछ टाइम के बाद जो हम ये बता रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पे देखना, कुछ डेल्टा टी टाइम के बाद सिचुएशन ऐसे होती, वेव की डेल्टा टी के बाद फोटोग्राफ कुछ ऐसे आता, डेल्टा टी के बाद फोटोग्राफ, मतलब ये पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड होती, ये पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड होती, तो कहते दोनों सेम फेस में है। अब यहाँ पी और क्यू देखो, क्यू क्यू पी और क्यू, हर कोई एसएचएम कर रहा है, हर कोई एसएचएम कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, हर पार्टिकल पूरे स्ट्रिंग पे एसएचएम कर रहे हैं ना। तो किसी इंस्टेंट पे क्यू वाला पॉइंट देखो, क्यू वाला पॉइंट नियरली एक्सट्रीम एंड पे है, और पी वाला पॉइंट यहाँ पे है। दोनों के बीच देखो, दोनों एसएचएम कर रहे हैं, दोनों डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो दोनों के बीच कुछ फेज डिफरेंस हुआ कि नहीं एसएचएम कर रहे हैं? तो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब दोनों पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस हुआ, इसी को हम कहते हैं डेल्टा फाई, या फाई कहते हैं फाई, और इसी को कहते हैं डेल्टा फाई। और यही होता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। यही प्रूफ है कि जो बार बार यूज करते हैं, हम कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, तो वो यहीं से आता है। रिलेशन बिटवीन, ये आगे बहुत यूज होता है, वेव ऑप्टिक्स में पूरा यूज होता है। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। आई होप कि एक एक चीज सबको क्लियर हो रहा होगा। पाथ डिफरेंस यही हो जाएगा, चाहे फाई लिखें या इसको कहीं कहीं डेल्टा फाई लिखते हैं,
2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। लैम्डा मीटर में रखेंगे तो डेल्टा एक्स इज इन मीटर, तो फाई जो होगा या डेल्टा फाई वो एंगल में आएगा, इसी को कहते हैं फेस डिफरेंस। चलिए अब हमने दो इक्वेशन लिया है यहाँ पे देखो, एक फर्स्ट लिया है एक सेकंड लिया है, फर्स्ट लिया और सेकंड लिया, इनके बीच फेस डिफरेंस मान लिया कि कुछ है फर्स्ट और सेकंड के बीच, क्योंकि जो पॉइंट यहाँ पे पी होगा इसलिए फेज डिफरेंस होगा। अब ध्यान देना जरा, एक्स एक्स कह रहे हो कि एक्स सोच रहे हो कि सेम है, ध्यान देना ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट इधर है एक्स डिस्टेंस पे और ये पॉइंट इधर है, तो दोनों पॉइंट के बीच दोनों एसएचएम कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट हैं स्ट्रिंग पे सारे एसएचएम कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, इनका एम्पलीट्यूड ए है, इनका भी एम्पलीट्यूड ए है, ये भी एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं पार्टिकल यहाँ पे है, इसके कारण जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा डाउनवर्ड होगा, और अपवर्ड वाले के कारण कहीं यहाँ पे है ये पी, इसको हम कहते हैं पी डैश। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस हुआ कुछ कि नहीं? तो वही हमने लिखा है। अब हम रिजल्टेंट दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट हम लिखना चाह रहे हैं, तो y रिजल्टेंट जब लिखेंगे y रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इसको लिखेंगे मैथमेटिक्स हो गया a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 5, कोई प्लस भी लिख सकता है, प्लस 5 कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे लैग कर रहा है या लीड कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y रिजल्टेंट इज इक्वल टू a1 साइन, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, प्लस इसको हम कह रहे हैं a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है इसलिए इसको एक तरफ लिख दिया, इसको -5 लिख दिया। अब साइन ये पता है आपको, क्या पता है? साइन a माइनस बी, क्या लिखते हो? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये पता है बेटा? यस सर। सबको मालूम है? Yes. तो यहाँ पे हम फिर यही बात यूज करने जा रहे हैं। देखो, तो y रिजल्टेंट लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन ए इसको मान रहे हैं, इसको a कंसीडर कर रहे हैं, और ये हो जा रहा है b, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस 5 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन 5। ठीक बेटा? अब y रिजल्टेंट a1 साइन, मैथमेटिक्स थोड़ा सा, माइनस के एक्स प्लस a2 कॉस 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस a2 साइन 5 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन ले रहे हैं, हम रिजल्टेंट वेव लिखना चाह रहे हैं a1 प्लस a2 cos 5 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस a2 साइन 5 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे देखो, इस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम कुछ मान रहे हैं, इसको हम कुछ मान रहे हैं ए आर, इस साइन का टर्म है तो इसको कॉस मान रहे हैं, ए आर कॉस थीटा 5 मान चुके हैं ना, ए आर कॉस थीटा मान रहे हैं, कॉस थीटा, इस टर्म को मान रहे हैं ए आर साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भी सोच रहे होगे कैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं? रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फिर लिखेंगे। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो ये फॉर्म जो लिखा गया, इससे क्या हुआ, लेट
ए आर कॉस थीटा इसलिए लिखा कि यहाँ साइन का टर्म था, फिर साइन ए कॉस बी का टर्म आ जाएगा। ए आर कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाइव, इसको थर्ड कह दें। ए आर साइन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाइव, इसको फोर्थ कह दें। थर्ड फोर्थ का आगे जरूरत पड़ेगा। नाउ वाई आर कैन बी रिटन एज, इसकी जगह पे लिख रहे हैं ए आर कॉस थीटा। ए आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस यहाँ ए आर साइन थीटा लिख रहे हैं, ए आर साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाई आर लिख सकते हैं बेटा ए आर साइन ओमेगा टी, इसको इधर ले लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू कॉस थीटा माइनस ए आर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। ए आर भी कॉमन ले लो। अब बताओ कुछ देख के लग रहा है? साइन Yes. ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म क्या हो गया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. दिव्यम बेटा, भाव, हर्षित, अंजलि, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको एक बार अपने आप फिर पूरा लिखना। ये वही ट्रिग्नोमेट्री के हम बेसिक बता रहे हैं। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वाई आर आ गया ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखो माइनस थीटा, इसी का एक्सपेंशन है ना बेटा। वाई रिजल्टेंट लिखेंगे, वाई रिजल्टेंट लिखेंगे, वाई रिजल्टेंट लिख देंगे ए रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आर आया, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा, ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई। दो वेव जो ट्रेवल कर रही है उनका सुपर इम्पोज किया गया, तो उनके कारण रिजल्टेंट वेव आ गया। अब रिजल्टेंट वेव का ए आर जो हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ। देखो ध्यान से, थर्ड और फोर्थ से ए आर क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है कि नहीं? Yes, sir. थर्ड और फोर्थ से हम अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें, थर्ड स्क्वायर और फोर्थ स्क्वायर को हम अगर ऐड कर दें, थर्ड स्क्वायर प्लस फोर्थ होल स्क्वायर, इसको ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड ए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ना बेटा? Yes, sir. तो इसको क्या कह दोगे? लेफ्ट हैंड साइड ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1. 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर लिखते हैं, सबको पता होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। यहाँ पे A1 हमने इसको मान लिया स्मॉल A1, स्मॉल A2 इसको मान लिया, तो यहाँ पे लिख रहे हैं A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव है, ए आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव
प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये बेटा ये भी वैल्यू क्या आ गई 1, AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। AR आ गया अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, where cos phi is angle between two wave, phase difference between two wave having amplitude A1 and A2। तो दो वेव का जो एम्पलीट्यूड है A1 A2 उनके बीच फेज डिफरेंस फाई है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब यहाँ एंगल अगर लिखना है थीटा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंड थर्ड, तो फोर्थ डिवाइडेड बाई थर्ड लिखते हैं, फ्रॉम फोर्थ डिवाइडेड बाई थर्ड। यहाँ से आ जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा क्या आ जाएगा बेटा A2 sin फाई, A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। ये बेसिकली क्या आ गया, एंगल आ गया, वेक्टर एडिशन आ गया। एक वेक्टर है A1, एम्पलीट्यूड एक वेव का, दूसरे वेव का है A2, और दोनों के बीच का एंगल है फाई। तो रिजल्टेंट जब रिजल्टेंट लिखोगे तो ये रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा AR, और यही हो गया A2, और ये एंगल हो गया बेसिकली फाई। देखो ये बेसिकली क्या हुआ है कि A1 और ये हो गया A2 cos फाई, A2 cos फाई, और इधर क्या हो गया A2 sin फाई। इनको इनिशियल से यहाँ पे जोड़ दिया तो ये रिजल्टेंट आ गया A नेट, या इसी को A रिजल्टेंट कहा गया, इसको कह दिया गया थीटा, थीटा कह दिया गया। तो tan थीटा क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू A2 sin फाई, A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई, जो पैरेललोग्राम मेथड से लिखा था। और A रिजल्टेंट लिखोगे तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना हुआ A1 प्लस A2 cos फाइव हुआ ना बेटा, यस सर, होल स्क्वायर प्लस A2 sin फाइव होल स्क्वायर, तो आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। यहाँ तक पूरा एकदम टिप पे रहे, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, यस यस सर। इतना इतना डेली कर लिया करो, सब आसान है यार, कुछ नहीं है। वेव में तो एकदम छोड़ना नहीं, थोड़ा क्वेश्चन करना है एडवांस का, इसका तो एकदम से किसी कीमत पे सबके नंबर जाने नहीं देने।